राह निजात है, खैर की ये बात कर। हबीबे खुदा आपका शुक्रिया, ए हबीबे खुदा आपका शुक्रिया, इश्क में हथ दिया आपका शुक्रिया, इश्क में हथ दिया आपका शुक्रिया। और जिसके तालिब हुए अंबिया मुझको वो, जिसके तालिब हुए अंबिया मुझको वो, कर देने से बतियाता आपका शुक्रिया, कर देने से बतियाता आपका शुक्रिया। और विरद मैंने किया आपके नाम का, विरद मैंने किया आपके नाम का, विरद मैंने किया आपके नाम का, दिल हुआ पुरज़िया आपका शुक्रिया, दिल हुआ पुरज़िया आपका शुक्रिया। और बेसहारा कभी खुद को पाया नहीं, बेसहारा कभी खुद को पाया नहीं, बेसहारा कभी खुद को पाया नहीं, मैंने मुश्किल कुशा आपका शुक्रिया, मैंने मुश्किल कुशा आपका शुक्रिया। लफ्ज़ों में आ गई चाशनी ताज़गी, लफ्ज़ों में आ गई चाशनी ताज़गी, नाम जब भी लिया आपका शुक्रिया, बीक ज़ाहिद को दे तो कहे अस्सलामुअलैकुम, खैर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। जनाब, दूसरा आशा तमाम हो रहा है, आज आखिरी रोज़ा है और इसके बाद कल तीसरा और आखिरी अशरा शुरू होगा। इससे पहले एतकाफ़ पर बैठने की आज तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आज लोग एतकाफ़ पर भी बैठेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अब तक का रमज़ान आपका बेहतरीन गुजरा होगा, बेहतर से बेहतर होगा। इसके साथ साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि दूसरे अशरे में जिन लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मग़फ़िरत के लिए हाथ उठाए, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए। और इसके साथ साथ कल से जहन्नुम से निजात का सिलसिला शुरू होगा। आज अपने मौजू की जानिब आते हुए आपको बताएं कि तारीख़ ऐसे शवाहिद से भरी पड़ी है। जब फ़ातेह कौम मफतूहा इलाके में दाखिल होती है तो उनका सीना तना हुआ होता है, गर्दन अकड़ी हुई होती है और कत्ल गारत का एक बाजार गर्म हो जाता है। मफतूह कौम की लाशों के अंबार लगे होते हैं और इंतकाम की आग ने सारे इलाके को अपनी लपेट में ले रखा होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी फ़तह के बारे में प्रोग्राम में बात करेंगे जिस फतह में खून में बहादुर जिसमें खून नहीं बहा, लेकिन अली हम बात करें तो
उसमें इलाका भी फतह हो गया, वो फतह है फतह मक्का। लेकिन कुर्बान जाइए उस अजीम फातह पर जो उस मक्का को फतह करने निकले, जिसमें उन पर, उनके साथियों पर सख्त तरीन मजालिम ढाए गए, निजासतें फेंकी गई, मजाक उड़ाया गया, ताने दिए गए, कत्ल की तजवीज़ें मंजूर हुई, बिलाखिर शहर छोड़ने पर मजबूर हुए। इस सब के बावजूद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फातिहाना दाखिल होने लगे तो आपकी गर्दन मुबारक झुकी हुई थी, यहाँ तक कि थोड़ी मुबारक सीने से लग रही थी और आंखों से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्व अमान का ऐलान फरमा रहे थे और इस दिन को रहम का दिन करार दे रहे थे। आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। जनाब, हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी साहब और मोहम्मद अली सुल्तानी हमारे नातख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं। और जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं जनाब, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी जितनी तारीफ़, जो तारुफ मैं बयान करूँ वो कम होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहती हूँ कि इनका नाम ही काफ़ी है, मुझे कोई तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है। लगारी साहब जिन्होंने अपने फ़न से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और क्या खूब बनाई, और 5 दहाइयों से ज़्यादा इस फ़न की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। हिना बेटा खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा तारुफ कराते हैं आप तो, वरना खुद ही ऐसे बड़ा बड़ा लगने लग जाता है। ये आपकी उन खिदमात के अतराफ में कुछ भी नहीं है जो आपने आज तक दी है या जो आपका काम है। कोशिश की थोड़ा सा हम बस कर दें। तो आप बताइए रमज़ान कैसा मेरे चल रहा है? नाम के साथ आपने बड़ा खूबसूरत नाम जोड़ दिया, मोहम्मद औरंगज़ेब लगारी कह दिया। तो वैसे तो मैं औरंगज़ेब लगारी ही हूँ, लेकिन मोहम्मद तो हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारी ज़िंदगी में, अल्लाह करे आखिरत में भी हमारी निजात की वजह बने इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आपका रमज़ान कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इस दफ़ा तो अल्लाह की ख़ास रहमत हुई है, आसान कर दिया। मौसम कम से कम लाहौर में बड़ा खूबसूरत रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ना रखने वाले रोज़े भी रखे बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोफेसर नासिर, आप बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात दूसरा आश्रम तमाम हो गया, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया और ये बात लगारी साहब की बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला का करम रहा कि जो कोई रोज़ा नहीं भी रखता था उसने भी रख लिया और अल्लाह ताला ने मदद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम तो बचपन से जब शदीद गर्मियाँ थी, पहली दफ़ा रमज़ान आया था, अच्छा फिर उसके बाद सर्दियाँ, फिर एक गर्मियाँ देख के अब दोबारा सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का करम है, ये बहुत ही प्यारा रमज़ान है। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाज़ साहब, हम बात कर रहे हैं कि देखिए माशाल्लाह से 20 रोज़े गुजर गए और हम तो यही कहेंगे कि पता नहीं चला हमें, जिस तरीके से हम लोग तो बड़े मसरूफ़ थे इधर, लेकिन वैसे भी वेदर की वजह से भी पता नहीं चला। ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत रही अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि जी पाकिस्तान पर भी अल्लाह फजल करे और उम्मत मुस्लिमा पर फजल करे। जो चैलेंजेस हम मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे देख रहे हैं, मेरा दिल करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ास रहमत का मामला फरमाए और रमज़ान की बरकत से हमारे वो मजबूर मकहूर मुसलमान और ख़ास तौर पे बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, और हम तो दुआ ही हमारा हथियार है इस वक्त, तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर हिफाजत और सलामती के साथ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हमारा तो बहुत ही शानदार गया और ये ट्रांसमिशन भी बड़ी शानदार अल्हम्दुलिल्लाह। लगारी साहब, आप अपने बचपन की कोई याद ज़रा ताज़ा कीजिएगा। सबसे पहले हम अपने मौजू की जानिब तो आएंगे। जब बचपन कहने लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया। नहीं, हम हमारे से यही सवाल करते हैं। बचपन ये बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे हमने नहीं बांटे हुए साल, महीने, घंटे, सेकंड। अगर ऐसे पलक झपके तो पता चलता है सारा वक्त गुजर गया। 60, 70, 80 साल जो भी है, ऐसे ये ऐसे बनावट ही है सारी कि बचपन है, जवानी है, ये ऐसे इट इज ऑल आई थिंक अ स्पर ऑफ अ मोमेंट। एक झलक है, ये दुनिया एक झलक ही है, आना है और ऐसे चले जाना है। बंदा बड़ा सोचता तो बहुत कुछ है, यूँ होगा, ये होगा, ये किया, वो किया। ज़रा यूँ सोचो पिछली ज़िंदगी ऐसे एक सेकंड में गुजर जाती है सामने से, है ना? वो भी सारी प्लानिंग के होगा, वो होगा, यहीं पर आकर होती है। हाँ, प्लानिंग कहाँ होती है? अल्लाह, प्लानिंग तो वो बैठा कर रहा होता है ना। हम तो ऐसे तगो दो कर रहे होते हैं खामखा की, और परेशान खामखा ही होते हैं। नहीं, जो गुजर गया वो तो गुजर गया, उसका क्या सोचना। तो जो आना है उसका पता ही कुछ नहीं। तो लम्हा तो ये है जो गुजार रहे हैं। अली बेटे के सामने खूबसूरत बंदा बैठा हुआ है, प्यार से देख रहा है, मुस्करा रहा है। वो देखो प्यारी सी हिना बैठी हुई है, हमें इज्जत दे रहे हैं। इन लम्हों को एंजॉय करना चाहिए बंदे को, नहीं? जिस लम्हे में बंदा जी रहा होता है
उसे एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और उसी में याद अल्लाह में भी रहे बंदा, ये हाथ से लम्हा जाने न पाया ना। आज मौजू बड़ा अच्छा हमने लिया, फतेह मक्का है ना, बहुत प्यारा मौजू है, बहुत ही प्यारा मौजू है। इस पे दिल करता है सब लोगों को रोज़ ही बताया जाए कि फतेह मक्का हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ हैं, कैसे फातेह हुए, मफ्तूहों का क्या हाल था, ओए हम मफ्तू हो गए, उन लोगों ने फतह कर लिया, ये मुसलमान लोग आएंगे हमें कत्ल कर देंगे, हमारी गर्दनें वो कर देंगे, औरतों की बेहरमती होगी। सब डरे हुए थे ना सारे मक्का में जो लोग रहते थे कि ओए ये कौन आएंगे, क्या होगा, हमारा क्या होगा, भागे यहाँ से। तो फिर क्या हुआ, रोशनी डालते हैं इस पर। प्रोफेसर नासिर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे, फतह मक्का का जो तारीखी पस मंज़र है ज़रा रोशनी डालिए प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। पस मंज़र में देखें तो बुनियादी तौर पर जो सबसे बुनियाद जिससे फ़तह मक्का का रास्ता हमवार हो गया वो तो थी सुलह हुदैबिया, जिसे रब्बुल जुल जलाल ने अपने पाक कलाम में फ़तह मुबीन कहा, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको फ़तह मुबीन अता कर दी। वो फ़तह मुबीन एक मुआहिदा था कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान। मुसलमान जब उम्रा करने जाना चाहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उन्होंने रोक दिया। वहाँ फिर एक सुलह हुई। सुलह की शराइत बज़ाहिर ऐसी थी कि जैसे मुसलमानों ने कमज़ोर शराइत पर सुलह कर ली। सहाबा किराम परेशान भी थे। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही परेशान हुए, या रसूलल्लाह क्या हम हक़ पर नहीं हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक हम हक़ पर हैं। फिर अल्लाह ताला ने शर सदर अता फरमाया और मुसलमानों सारों मुसलमानों को इस हद तक, यानी आप देखें शराइत ऐसी थी कि मुसलमान अपनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने को तैयार नहीं थे। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, किसी ने ज़िबा नहीं किया, दुखी थे, परेशान थे। आका अलैहिस्सलाम अपने खैमे में तशरीफ़ ले गए तो सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग ज़िबा करने को तैयार नहीं हैं, उनके जज्बात कुछ और थे, हो कुछ और गया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप अपना जानवर ज़िबा करें, सारे ज़िबा कर देंगे, ये तो आपसे हटते ही नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब आकर अपनी कुर्बानी हदी का जानवर ज़िबा किया तो सब ने अपने अपने जानवर ज़िबा कर दिए और आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ उनसे एक जो मुआहिदा हो गया। अब क्या हुआ था कि दो पैरेलल जो ताकतें हैं वो वजूद में आ गई। एक मुसलमान, ज़ाहिर है जब उन्होंने मुआहिदा किया तो एक ताकत मान कर, एक पॉलिटिकल एंटिटी मान के उससे मुआहिदा किया। मुसलमान ये मुआहिदा करके वापस आ गए, लेकिन उससे ये हुआ कि एक अमन का और मुस्तकिल सुकून का ज़माना मुसलमानों को मिल गया। और इस मुस्तकिल सुकून के ज़माने में मुसलमानों ने अपने करीब मदीना मुनव्वरा के गिरद व नवाह में जितने कबाइल थे, यहूद के दूसरे और कबाइल, उनके साथ मुसलमानों ने मुआहिदे किए। मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए कईयों को अपना साथी बनाया। कई ममालिक में खतूत लिखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम की तबलीग ज़्यादा दूर तक फैलाई। लेकिन हुआ ये कि जो दो बनु बकर कबीला कुफ़ार मक्का कुफ़ार कुरैश के साथ था, बनु नज़ैर मुसलमानों के साथ था। हुआ ये कि कुफ़ार मक्का ने बनु बकर के साथ मिलकर बनु खज़ा जो मुसलमानों का हमायती कबीला था, हलीफ कबीला था, उस पर हमला कर दिया। और वो हमला करके इतना उन पर जुल्म किया, उनकी बेखबरी में उनके बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को कत्ल कर दिया। हत्ता कि वो लोग पनाह मांगने के लिए दौड़ते हुए मक्का में, हरम मक्का में भी गए, हरम के अंदर उनको पनाह नहीं दी। और वो कुफ़ार मक्का बड़े बड़े सरदारों के दरवाज़ों पर गए, वहाँ भी कत्ल हो गए। तो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ फरमा थे। आप खुद फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम तहज्जुद के वक्त वज़ू फरमाते हुए आका अलैहिस्सलाम ने 3 बार फरमाया लब्बैक लब्बैक लब्बैक, फिर फरमाया नुसरता नुसरता नुसरता। सैयदा उम्मे मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या था? आपने ये अल्फाज इरशाद फरमाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनु खज़ा का एक रिज्ज़ खा था जो रिज्ज़ पढ़ रहा था और हमें मुसलमानों को मदद के लिए पुकार रहा था, तो मैंने उसको लब्बैक कहिए, जुल्म हो गया वहाँ पर। फिर सुबह की नमाज के बाद हज़रत आयशा से फरमाया कि वहाँ पर बड़ा जुल्म हुआ, मुसलमानों का हलीफ कबीला कत्ल हो गया, तो इनके साथ हम उनकी मदद में निकलेंगे और रब्बे जुल जलाल एक हमें फतह अता फरमा देगा। आका अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में इसकी बात बता दी और हज़रत आयशा से फरमाया कि इस बात को फ़िलहाल अपने आप तक रखें, कहीं इसको बाहर न निकालें। 3 दिन बाद उनका शख्स पहुंचा, उनके आके जिन्होंने आके शिकायत की आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक फ़र्द मदीने में मक्का में भेजा कि जाकर उनसे पूछो कि क्या तुमने मुआहिदा ख़त्म कर दिया?
उन लोगों ने मुआहिदा ख़त्म, बिल आखिर जो तफसीली बात थी एंड ये हुआ कि उन्होंने मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और सुलह हुदैबिया 22 माह रहने के बाद ख़त्म हो गई। यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और फातेह एक कौम, फाज साहब, फातेह कौम जब दाखिल हो रही है उस टेरिटरी में जिसको उन्होंने फतह किया है, उनका अंदाज क्या था? वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और मेरा ख्याल है हमें अपनी यूथ को ये गोल्डन एपिसोड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बतानी चाहिए, बार बार बतानी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे रोल मॉडल्स किस दर्जाए कमाल पे खड़े थे। प्रोफेसर साहब जैसे बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी बात को एक्सटेंड यहाँ पे करना चाहूँगा। एक बात तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा आगाज़ में कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मोमेंट वो मदीना में आए, एट दैट पॉइंट इन टाइम वो एक ताकत थे और उनकी वो रिकग्नाइज किया गया। उसको मैनिफेस्टेशन बदर में मिली, ओहद में मिली, गज़वा खंदक में मिली। सुलह हुदैबिया तो हमारा एक और पॉइंट ऑफ ग्लोरी था कि 1500 सहाबा अगर चाहते तो वो नाउज़ बिल्लाह उस वक्त भी मक्का के ऊपर हमलावर हो सकते थे। सुलह हुदैबिया बजाते खुद हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ था, लेकिन फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक स्टेप पीछे आ गए। मतलब सुलह हुदैबिया यकीनन दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को रिकग्नाइज किया, लेकिन कुफार पहले से रिकग्नाइज कर चुके थे बदर में, ओहद में, खंदक में कि ये मदीना एक पूरी एक स्टेट है आबोताब के साथ। दैट इज़ वाई वो 10-10 हज़ार का लश्कर लेके आ रहे थे, अहज़ाब के साथ आ रहे थे। अच्छा, अब देखें इस बात को कि सरकार दो आलम कैसे अंदर दाखिल हुए। एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, मक्का का जो बड़ा सरदार था जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाया था, वो अबू सुफियान था। और आप देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जितनी जंगें हुई हैं, उनका एक तरह से विलन कह लें या उनका हीरो कह लें, वो अबू सुफियान है। बदर क्यों हुई? ये काफिला लेके जा रहे थे, इनकी वजह से बदर हुई, जिनकी सपोर्ट में अबू जहल, वो फिर मामला हुआ। ओहद में लीडर ये था, जनाबे हमजा का कलेजा चबाने वाला ये खानदान है, इनकी ज़ौजा हिंद थी वो, जिन्होंने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था और उनके अज़ा काट कर हार बनाया था। खंदक के लीडर ये थे, इन्होंने कहा वंस एंड फॉर ऑल अपरूट कर दूंगा इनको। 10,000 का लश्कर, इर्द गिर्द के सारे ग्रुप्स थ्रू आउट। जब मदीने के अंदर मुसलमान थे, मुनाफिकीन के साथ साजिशें, अब्दुल्ला इब्न उबई के साथ साजिशें, यहूदे मदीना के साथ साजिशें, मिसाके मदीना में दरार डालने वाले कौन लोग थे? ये लोग थे। फिर इनकी ही रेशा दबानियों की वजह से सरकार दो आलम के दीगर ख़ानदान वालों का विसाल, शहादतें, सहाबा, हजरत खुबैब, हजरत खब्बाब बिन अल-अरत, हजरत अम्मार इब्न यासर, ये वो पूरा टोला था जो मक्का के अंदर मौजूद था। चर्बियां पिघला दी गई सहाबा की, अंगारों पे लिटा दिया गया सहाबा को। वो कौन सा जुल्म है जो उस मक्का के लोगों ने सरकार और सरकार के असहाब और अहले बैत पर, कौन सा पहाड़ है जो नहीं तोड़ा था? अब देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाहर पड़ाव डाल चुके हैं। मक्का के बाहर आग लगाई है और वो हर कोई अपना चूल्हा जला रहा है ना, वो उससे रोशनी, मशलें भी रोशन हुई हैं। वो रात को मक्का के बाहर एक बहुत बड़ी रोशनी है। अबू सुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए, लेकिन वो मक्का को देख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। जैसे बताया गया कि एग्रीमेंट तो जैसे ही बनु खुज़ा के बंदे कत्ल हुए, एग्रीमेंट ने तो टूटना ही था, वो टूट उसी दिन ही गया था। अब वो जब बाहर आके देख रहे हैं तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये बनु हाशिम के हैं, बनु हाशिम पनाह दे रहा है, बनु हाशिम ने पनाह दी है, सरकार दो आलम के पास लेके गए हैं। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनकी सिफारिश करता हूँ। सरकार दो आलम ने कबूल फरमाया। उसमें भी जनाब उमर फारूक का एतराज, लंबी दास्तान है, लेकिन आप देखें कि सरकार दो आलम ने कहा कि इनको लेके ना चौक में जरा खड़े होना है कल आपने, जहां से मुस्लिम आर्मी दाखिल होगी, ये देखें मुसलमानों की शान और शौकत। अब सरकार दो आलम का कारवान अंदर दाखिल हो रहा है। अजीब फातेह है। कोई किसी ने नारा लगा दिया यौमा यौमा मलहमा, आज तो गोश्त उड़ाने का दिन है, आज तो बोटियां उड़ जाएंगी इंसानों की। सरकार दो आलम कह रहे हैं ला अल यौमा यौमा मरहमा, आज तो रहमत का दिन है। सरकार दो आलम एज अ फातेह दाखिल हो रहे हैं। पूरी दुनिया के मौर्रिखीन, वेस्टर्न हिस्टोरियन शशदर हैं। ऐसा फातेह, ऐसा अंदाज। सरकार दो आलम की पेशानी मुबारक अपने नाका के ऊपर है, सवारी के ऊपर है, आंखों में आंसू हैं, तस्बीहात जारी हैं,
और सहाबा ने सरकार दो आलम को चारों तरफ से गार्ड किया हुआ है। हजरत अब्बास अबू सुफियान को लेके वहां पे खड़े हुए हैं और अबू सुफियान क्या कह रहा है वहां पे, तेरा भतीजा तो बड़ा बादशाह बन गया। जनाब ये अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने टोका, कहा अबू सुफियान ला, ये बादशाहत नहीं, ये तो खत्मे नबूवत है जो सरकार दो आलम, और इस शान के साथ आका जो है फिर मक्का के अंदर इसी शान से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। खैर रमज़ान में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। हम अपने गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, 2021 में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, आपने कार खैर की जानिब रुख किया, आप डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, उसकी एक्सपेंशन की भी बात हो रही है। तो हम जैसा आपने बचपन का जो सवाल था वो तो गोल कर दिया आपने लेकिन चूंकि आप सेलिब्रिटी हैं और हम सारी ज़िंदगी आपके काम को देखते रहे हैं, तो ये भी जानना चाहेंगे कि ये काम कब से शुरू किया आपने और ज़रा तफसील इसकी बताइए। ये ज़हनी तौर पे तो आप समझ लें कि बचपन से ही ऐसा था, एक शौक़ मेरे ख्याल है आप लोगों को भी होता होगा कि यार मैं भी एक अस्पताल बना लूँ, मैं भी एक स्कूल बना लूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें करने को दिल तो करता है ना, लेकिन शायद दस्तरस में नहीं होता बंदे के, तो ऐसा काम नहीं कर पाता। तो 21 में प्रैक्टिकली ये सोचा, असल में हमारे पास पैसे वैसे तो था नहीं, हमारी ज़मीनें थी, वो तो बेचते रहे और एक्टिंग करते रहे तो कुछ राय नहीं, हमारे ज़माने में तो पैसा टीवी वगैरह से तो मिलता नहीं था ऐसा। तो ये काम बहुत बड़ा था ये कि हॉस्पिटल खोला जाए या डायलिसिस सेंटर खोला जाए। तो बड़ी अल्लाह ताला जिन चीज़ों को अच्छा कहता है ना, तो उसके लिए रास्ते वही बनाता है, क्योंकि वो अच्छा है ना रास्ता, तो रास्ते वो बनाता है। आप सोचो सही अच्छा, तो वो रास्ते वो इसलिए बनाता है कि वो उसी का रास्ता होता है ना, तो उसने कहा होता है। तो बिल्कुल वो हमें यकीन ऐसा हुआ कि हमने सोच रहे थे यही कि एक शकरगंज एक जगह है, वहाँ 8-10 लाख की आबादी है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, डिस्परिन से मर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई नहीं। एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है जिसमें एक डॉक्टर है गवर्नमेंट का, उसका दिल करता है आता है, दिल करता है नहीं आता, कभी आता है देखता है तो दवाई कहता है ये ले लो, दवाई वहाँ हॉस्पिटल में है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में दवाई के पैसे कहाँ हैं, तो बड़ी मुश्किल में। तो वहाँ कहा या एक हॉस्पिटल खोला जाए, तो ऐसे एक मशवरा कर रहे थे। तो अब कैसे खोला जाए, उसकी बिल्डिंग बननी होती है, जगह चाहिए होती है, काम होता है बड़ा लंबा चौड़ा। तो हमने कहा ऐसे खोलें, तो एक साहब थे तो उनसे मशवरा कर रहे थे हम कि ऐसे खोला जाए। तो बुजुर्ग हाजी साहब बहुत नेक लोग हैं, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। वो कहने लगे यार मैंने स्कूल के लिए ये जगह बनाई है, अब स्कूल तो मुझसे चल नहीं रहा, ये सारा इसको तुम हॉस्पिटल ही कन्वर्ट कर दो। वो 200 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड मिल गया हमें, पूरा 1 एकड़ की वहाँ पे जगह, और वो मिल गया, और उसको हम ऑपरेट अप करना चाह रहे हैं तो उसको कर रहे हैं। तो उसके बाद इसे ये बिल्कुल लतीफ़ा ही लगता है, ऐसे ना ख्वाब वाली बात लगती है कि आगे ऐसे कैसे दे दिया। और बाखुदा वज़ू में हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, रोज़े से भी हूँ बिल्कुल। यहाँ पे ना हमने कहा कि वहाँ पर हॉस्पिटल है 200 बेड का, बनते बनते यू नो इट विल टेक लिटिल टाइम, तो क्यों नहीं यहाँ पे फैसल टाउन में हमने कहा एक डायलिसिस सेंटर खोलें। डायलिसिस के लोगों को देखा तो अली बेटा एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको आंसू आ जाए। हम आंखें बंद किए होते हैं, बस देखते नहीं, वरना आपके सामने लोग मर रहे हो तो कैन यू फेस इट, आप फेस कर सकते हो कि एक सामने बंदा हो और आपको पता हो कि ये बिल्कुल सांस इसके जा रहे हैं और ये मर जाएगा और मैं बचा भी सकता हूँ इसको, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी हो, आप कहोगे मैं अपना सब कुछ भी दे दूँ, इसे किसी तरह से बचा लूँ। एग्जैक्टली डायलिसिस जो देखा होते हुए लोगों को, तो वो अगर डायलिसिस न करें तो वो मर जाते हैं। इफ़ दे कांट अफोर्ड तो वो मर जाते हैं। वो तो मशीन पे जाने के लिए और एक दफ़ा डायलिसिस करने के लिए 5-6 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये लगते हैं। वो एक गरीब आदमी कहाँ से दे? दे जस्ट डाई।
तो हमने कहा यार एक डायलिसिस सेंटर भीख मांगने के लोगों से, मगर इस सेंटर मशीन होती है ना वो 40-50 लाख की आती है कि, तो वो मांगेंगे भीख मांगेंगे लोगों से यार ये लोगों को बचाएं कुछ करें। तो हाउ वी डिड इट। 8-7 हम मेंबर्स हैं, इस तरह दोस्त अहबाब, कर्नल साहब हैं, एक मेजर साहब हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी रखते हैं दर्द दिल। तो वो फिर हमने कहा एक जगह लें फैसल टाउन में, यहाँ लाहौर में। हमने कहा एक जगह लेते हैं। तो जगह के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कहा यार कोई जगह ढूंढ दो, ऐसे यहाँ पे हमने डायलिसिस सेंटर खोलना है। तो उसने कुछ दिनों बाद बताया कि लो जी आए वो एक साहब हैं, वो उनको मिलने मालिक से, तो एक जगह आपको दिखाते। जगह देखी तो हमने अच्छा एक ऐसे मकान था जिसमें अच्छी खासी हम स्टार्ट कर सकते थे। तो हमने कहा अच्छा यार मालिक से मिला। तो मालिक से मिलने के एग्जैक्टली उनसे बात की, उनसे कहा कि यदि हमें रेंट के लिए दे दें या माल बेचना चाहते हैं तो अच्छी प्राइस करें तो हम कोशिश करेंगे ख़रीद ही लें। हम डायलिसिस सेंटर ऐसे खोलना चाहते हैं गरीबों के लिए और फलाही काम है, तो उसके लिए मेहरबानी करें हमें दे दें अगर। तो ऐसे सोच में पड़ गए वो, कहने लगे अच्छा फलाही काम करना चाह रहे हैं इसमें तो आपको ये जगह चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए कि कल आप मुझसे मिल लें, फिर रेंट की बात आपसे कल कर लेंगे। अच्छा। हमने कहा जी ठीक है मेहरबानी, हमारा पूरा मकासद बताया कि इस तरह लोग मर रहे होते हैं। तो हमने कहा कि ज़िंदगी बचाई जाए, भाई साहब आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें, हमें ज़रा सस्ता कर दें मेहरबानी। तो दूसरे दिन उनका फ़ोन आया, वो कहते हैं जी वो आपने डायलिसिस सेंटर के लिए जगह का इंतखाब किया था, मेरी तो उस सिलसिले में अगर हो सके तो आ जाएं मीटिंग कर लें मेरे साथ। तो हम चले गए, वहाँ जाके मीटिंग की। तो पूरा कागज़ उन्होंने बना के रखे हुए थे कि मैंने आपके नाम पर कर दिया है। आपने कहा था, आपने कार्ड दिया था ये हम फाउंडेशन, हमारा नाम हम फाउंडेशन, तो ये आप हम फाउंडेशन का डायलिसिस सेंटर बना लें, आपकी हुई जगह। वही आपकी वाली बात है कि आप इरादा कर ले, आप रास्ते यकीन अल्लाह ताला करो, को बना देते कहते हैं। कि अच्छे लोग ना नहीं हैं, जान अच्छे ना लोग मौजूद हैं। पहचान ना कोई वो। उन्होंने कहा जी मेरे पास अल्लाह का बड़ा फजल है, कई घर हैं, तो मेरे पास यहाँ भी हैं, दुबई में भी हमारा कारोबार बड़ा अच्छा। तो बिस्मिल्लाह, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। अब वो चल रहा है और मुफ्त वो हम डायलिसिस कर रहे हैं। और मुफ्त कहोगे कहाँ से पैसे आ रहे हैं, अल्लाह की कसम जो हमें पता हो कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं, अल्लाह ही दे रहा अल्लाह है, के काम अल्लाह फिर देता ऐसे है, ही। यू नो ही कम्स आउट। वाह। तो वो करता है। वो 200 वहाँ हॉस्पिटल हमने बनाया, वो हमने बहावलपुर से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ बहावलपुर में हमने कहा एग्जैक्टली वही हुआ। बहावलपुर में एक बंदे ने जगह दे दी, कहने लगे मेरी एक जगह है जी वहाँ बना, सेंटर सिटी में उसने अपना घर दे दिया। वहाँ पे हाँ 30-40 बेड का हॉस्पिटल बहावलपुर में बना रहे हैं। इसी तरह आई थिंक इट विल गो ऑन। अली मिल जाता है, हिना मिल जाती है, सब मिल जाते हैं, ऐसे भाई मिल जाते हैं, ऐसी दुआएं मिल जाती हैं, काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और इसी तरीके से जो खिदमत आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। बल्कि आपको कोई डायलिसिस वगैरह किसी गरीब ने करानी हो ना तो जरूर हाजिर। बिल्कुल, सब आपको देख भी रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, और जिस तरीके से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि जो भी मदद हासिल करना चाहते हैं वो रुजू कर सकते हैं हम फाउंडेशन से, और वो डायलिसिस के लिए ख़ास तौर पर वहाँ जा सकते हैं। जी, हम इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कुछ ही देर में वापस आते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। नासिर साहब, हम बात कर रहे हैं फ़तह मक्का और इखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सरवरदआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन ने आपके अखलाक का क्या कहना। आका अलैहिस्सलाम ने रास्ते में देखा एक कुतिया अपने बच्चों को फीड कर रही थी। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े हो गए, अपने एक साहबी को खड़ा किया, फरमाया वो काफ़िले के काफ़िले आ रहे हैं, वो इसको तंग कर देंगे, इसके बच्चे फीड हो रहे हैं, तुम यहाँ खड़े हो जाओ और लोगों को आवाज़ दे के कर कहो कि रास्ता बदल लें।
मेरे आका, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग आज इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, इस्लाम तो रहमत है। बेशक। इस्लाम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने रास्ते में चींटियाँ देखी तो रास्ता तब्दील करवा दिया, और रास्ते में आग लगी देखी कि चींटियों का रास्ता और आग लगी हुई, आका अलैहिस्सलाम ने उसके लिए रास्ता बनवा दिया कि इसको बुझा दो, चींटियाँ तंग हो जाएंगी। किसी चिड़िया के बच्चे को किसी ने पकड़ लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तड़प उठे, मन फज्जा हाज़िही बिवलदिहा रुद्दूहा इलैहा वलदहा, किसने इस माँ को इसके बच्चे की वजह से तंग किया, इसको वापस कर दो। ये है मेरे आका का किरदार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में पहुंचे, मक्का में आका अलैहिस्सलाम के लिए लोगों को डर था, और हर कोई बजा तौर पर डर रहा था कि एक्शन होगा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेंगे। आका अलैहिस्सलाम को जिस रात यहाँ से निकलना पड़ा था मक्का से, वो रात मक्का के कुफार मक्का हुजूर के घर का मुआसरा करके हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे थे उस रात। आज उसके बाद पहली बार रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लेकिन जब आज हुजूर आए तो आका फाते थे। हुजूर को अपने पुराने सारे साथी गमखार साथ देने वाले याद आए। जन्नतुल माला में सैयदना अबू तालिब थे, सैयदा खदीजतुल कुबरा थी। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झंडा वहाँ पर जाकर लगाया। वो लोग जो मेरे मुस्तफ़ा के मिशन की इब्तदाई ईंट थे, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के मिशन का आगाज़ किया था, जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुश्किल वक्त में साथ दिया था। आका चाहते थे कि आज खुशी का लम्हा वो भी देखें, और कुफार मक्का को भी अंदाज़ा था, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की इस चीज़ का अंदाज़ा कर लिया था। हुजूर ने जब उनसे पूछा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा, वो सारे तुम जो जान के दुश्मन थे बताओ। उन्होंने कहा अंत आखुन करीम वब्नु अखिन करीम, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के बेटे हैं। हुजूर को आपके बाबा जान याद दिलवाए, हुजूर को आपके वालिद गिरामी की याद दिलाई कि वो बड़े करीम मेहरबान थे। मेरे आका ने उन सारे लोगों को माफ़ कर दिया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज मैं तुमसे वही अल्फाज कहूँगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहे थे, तुम पर आज कोई गिरफ्त नहीं है। हालांकि सर झुका के खड़े थे, हर एक को पता था क्या होना है। क्या बात, सुभान। यहाँ पर आगे शाह साहब बयान करेंगे, बड़े बड़े मुस्तशरिकीन इस मौका पर पहुंचे, दुनिया कांप गई, हैरान रह गई, कैसे मुमकिन है कोई इंसान अपनी जान के प्यासों को। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आपके चचा हज़रत हमज़ा के कातिल हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आपके जानी दुश्मन हैं, हज़रत बिलाल को जिन्होंने तकलीफ़ें पहुँचाई थी, हज़रत खुबाब को जिन्होंने तकलीफ़ें पहुँचाई थी। और ये बड़ा मुश्किल है ये लम्हा, मेरा ख्याल है हमें अपनी ज़िंदगियों में ये लाना चाहिए। बस हमें माफ़ी से ताज़ा भी कर रहे हैं इस वक्त। तो प्रोफेसर फहद, आप देखते हैं कि लेटेस्ट तरीन जो मज़ाहिब है उनमें से एक है इस्लाम, और यही हिकमत थी जिसकी वजह से तेज़ी से एक्सपेंशन हुई। उसके बाद लोगों ने देखा ऐसे रवैयों को और अपनाना शुरू कर दिया। तो आप क्या कहें? बेशक बेशक देखें, फ़तह मक्का के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोजज़ाती फ़तह है। आप जो इंसान की एक जबिल्लत भी तो है ना, एक इंसान एक जबिल्लत पे पैदा होता है। मेरे ख्याल में हम जैसे कम ज़र्फ़ इंसान अपने अदना दुश्मनों को भी शायद माफ़ ना करें। किसी ने कोई एक जुमला हमें कहा, हम पूरी पूरी ज़िंदगी उस जुमले को ग्रज के लेवल के ऊपर याद रखते हैं और फिर बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उस वक्त वाकई बदला ले सकते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदला नहीं लिया। ये जुमला बारहा हम बोलते हैं, लेकिन इस जुमले की गहराई को समझें। आज जिसने तलवार को न्याम में रख लिया, उसने अपने घर के दरवाजे की किवाड़ बंद कर लिए, कुंडी लगा लिए, वो भी अमान पा गया। जो मताफ में आ गया, काबतुल्लाह में आ गया, वो भी अमान पा गया। और जो अबू सुफियान के घर भी चला गया, उसको भी मैं अमान दे रहा हूं। इस जुमले को देखें, ये जुमला ता क़यामे क़यामत, ये रहमतुल आलमीन के अलावा कोई माई का लाल ये जुमला अदा ही नहीं कर सकता कि जो सबसे बड़ा दुश्मन हो, आर्च राइवल, उसके घर को भी जाए अमान बना दिया है। इसको जरा इस कैफियत को समझें तो सही हम सब कि ये माफी का कौन सा जबल है, ये कौन सा माउंट एवरेस्ट है जिस पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को नहीं कुल इंसानियत को ले गए कि ये भी माफी होती है। कि दुश्मन के घर को भी मैं आज एमनेस्टी दे रहा हूं, आज उसको भी मैं एक पीसफुल जगह में कन्वर्ट कर रहा हूं। और आप देखें सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला
क्या क्या जुल्म उन पे नहीं हुए, और दुनिया में अफ्रीकन और सिविल राइट्स मूवमेंट और सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं इस पे बात करूंगा, मेरा ख्याल है जरा बिल्कुल होगी बात, क्योंकि ब्रेक ब्रेक आ का जाती वक्त आ है। गया है और ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं हजरत से। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर भी बात करेंगे। खैर रमजान में खुश आमदीद। अभी आपको लिए चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि शेफ मारवी आज हमारे लिए क्या बना रही हैं। ओवर टू यू मारवी। थैंक यू सो मच हिना एंड अली। वेलकम टू माय किचन सेगमेंट। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़ रोज़ की तरह। और हमारे साथ तावन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने। 80 साल से डालडा ने कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसीलिए ये है एक ट्रस्टेड ब्रांड। मैं जो आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ वो भी है आज बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन, जिसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो है चिकन, सोया सॉस, रेड चिली हमने पिसी हुई ले ली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर और वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। मैं इसमें कैप्सिकम, अनियन, चिलीज़ और स्प्रिंग अनियंस यूज़ कर रही हूँ। और सबसे मेन जो मैं चीज़ यूज़ कर रही हूँ वो है ग्लैम गैस का स्टोव, जो कि है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट। ये है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ और ये हमारी बड़ी से बड़ी फैमिली के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और ये सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि दिस इज़ अ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्टोव, तो आप भी ये यूज़ करें। हम अपना ग्लैम गैस का ओवन स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे और मैं यूज़ करूँगी इसमें अपना ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा इज़ माई ओनली चॉइस फॉर ऑयल। मैं कोई भी ऑयल और यूज़ नहीं करती हूँ। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। मंचूरियन बहुत तरह की बनती हैं, बट आज जो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही इजीली बनने वाली और बहुत ही झटपट बट रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन बनेगी। इसमें मैं ग्रेटेड गार्लिक डाल दूँगी। गार्लिक का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, तो मेरी कोई भी रेसिपी विदाउट गार्लिक नहीं होती, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। इसमें मैंने गार्लिक ऐड कर दिया है। इसको मैं थोड़ा सा हीट कर लूँगी, अच्छा सा पका लूँगी इसको। इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। अब हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल मुझे आ रही है। इसमें मैं ऐड कर लूँगी अपना चिकन। इसको अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। चिकन का भी हम थोड़ा सा कलर चेंज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं, हल्का सा बिल्कुल लाइट पिंकिश सा। फिर उसके बाद मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी और इसके साथ मैं बनाऊँगी बहुत ही मज़ेदार सी मंचूरियन सॉस, जो कि हम सेपरेटली बनाएंगे, फिर हम दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे और आप इसको सर्व करेंगे बहुत ही मज़ेदार से गार्लिक राइस के साथ, चिकन फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ, या एज इट इज़ भी आप इसको ले सकते हैं। इसको अच्छा सा फ्राई कर लें। इसका हल्का सा कलर चेंज होगा। क्योंकि चिकन को आपको बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करना है, मतलब क्रिस्पी नहीं करना। एक तरीका ये होता है कि आप इसको क्रिस्पी करके भी ऐड कर सकते हो, बट मैं ये जो इजी तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अफ्तार में वापस इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने लेंदी लॉन्ग प्रोसीजर्स में जाएं और बनाएं। तो ये बहुत ही इजी तरीका है जिसको आप आराम से इसकी चिकन निकाला, सीजनिंग की, सॉस बनाया और उसके साथ बहुत ही मज़ेदार सा मंचूरियन रेडी हो जाएगा। इसका अच्छा सा, अब ये देखें इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब इसी के साथ साथ ये फ्राई भी होता रहेगा। मैं इसमें सीजनिंग्स ऐड कर दूँगी। इसमें मुझे चाहिए होगा सबसे पहले थोड़ा सा सोया सॉस, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे और थोड़ा सा अपनी सॉस में डालेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि हम सॉस में भी सॉल्ट यूज़ करेंगे। ब्लैक क्रश्ड पेपर, क्योंकि हमने फ्रेशली क्रश किए हैं तो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चिली फ्लेक्स, लेमन जूस, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर,
क्योंकि हम काफ़ी सारे स्पाइसेस इसमें डाल रहे हैं तो हमें थोड़े थोड़े ही डालने हैं। पेपरिका पाउडर टू गिव इट अ वेरी नाइस रेड कलर, थोड़ा सा हम सॉस में डालेंगे। जस्ट इसको आप हल्का सा फ्राई करोगे और गिव इट अ वेरी नाइस टॉस। स्मेल्स सो यम। इसको मैं कवर अप कर दूंगी। अगर आप इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हो तो आप इसमें चिकन स्टॉक भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको आज विदाउट स्टॉक ही बना रही हूँ। बट ये ऑप्शन होता है कि यू कैन यूज़ स्टॉक इन इट, कनौर का चिकन स्टॉक। वो भी किसी दिन मैं आपको स्टॉक वाली रेसिपी भी बना के दिखाऊंगी। इसको हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे क्योंकि मेरे चिकन की साइज़ इतना है कि ये इसी में अपने ही पानी में टेंडर हो जाएगा। I'll just cover it up और थोड़ी सी हीट इसकी मैं स्लो कर दूंगी ताकि हल्की आंच पे आराम से पकता रहेगा। मुझे चाहिए होगा फ्राइंग पैन टू मेक अ वेरी नाइस ग्रेवी। मैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन ग्रेवी बनाऊंगी इसमें। कुकिंग ऑयल ले लूँगी। I'll be needing 2 to 3 tablespoons of cooking oil क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें ऑयल यूज़ किया हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए होगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 tablespoons। ये हम सॉस बना रहे हैं, मंचूरियन सॉस। इसको भी हम पकाएंगे जब तक इसमें अच्छी सी स्मेल आएगी और बहुत ही मज़े का इसमें हमें स्मेल और अरोमा आना शुरू होगा तो फिर मैं इसमें अपनी बाकी चीज़ें डालूँगी। हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, मुझे अच्छी सी स्मेल आने लगी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बाकी के रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स। सोया सॉस जो हमने हाफ इसमें डाली है और बाकी हाफ जो है वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैं डाल दूंगी पेपरिका पाउडर टू गिव इट अ वेरी नाइस कलर क्योंकि हमें रेड कलर की मंचूरियन सॉस बनानी है। एंड आई विल बी नीडिंग चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप जितने स्पाइसेस रखना चाहते हो आप उतने रखो। और ब्लैक पेपर पाउडर। इसको हल्का सा हम इसमें सौते कर लेंगे अपने स्पाइसेस को। बहुत ही अच्छी सी मुझे स्मेल आ रही है इसमें से स्पाइसेस की। अब मुझे चाहिए होगा सबसे मेन इंग्रेडिएंट कनौर का टोमेटो केचप जो कि है मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट। ये आपकी किसी भी ग्रेवी को या किसी भी आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है कनौर का केचप। आई पर्सनली लव कनौर, कनौर की सारी चीज़ें आई लव। इसको मैंने टोमेटो केचप इसमें डाल दिया है कनौर का चिली गार्लिक सॉस में डाल दूँगी। एंड जस्ट बहुत ही मज़े की इसकी सॉस बनेगी। कनौर का चिली गार्लिक एंड नॉर्मल केचप। इसको अच्छा सा मैं थोड़ा सा कुक होने दूँगी। हम अपने चिकन को भी चेक कर लेंगे, इसमें भी पानी है, ये अपने ही पानी में बहुत ही अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। तो हम इसको कवर अप कर देते हैं। 5 to 8 मिनट्स में ये भी डन हो जाएगा जब तक मैं अपनी मंचूरियन की ग्रेवी यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। आई जस्ट इसकी मैं हीट को थोड़ा सा स्लो कर दूँगी। आई विल बी नीडिंग सम वाटर ताकि हम कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से इसकी रखेंगे। इसको हम और मुझे चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर मैं इसमें डालूँगी 2 tablespoons ऑफ कॉर्नफ्लावर और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूँगी। मुझे जितनी थिक ग्रेवी चाहिए होगी उस हिसाब से। आई जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस मिक्स। इसको मैं हल्का सा
बहुत ही मज़ेदार सी मेरी ये जो मंचूरियन सॉस रेडी हुई है, इसमें मैं हल्के हल्के हाथ से कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। वो आप अपने हिसाब से कीजिएगा, जितनी थिक ग्रेवी आपको रखनी हो उस हिसाब से, क्योंकि अगर मैं हाफ़ kg का बना रही हूँ और आप 1 kg का बना रहे हैं तो यू हैव टू डबल द क्वांटिटी ऑफ योर इंग्रेडिएंट्स। तो अच्छा सा आई जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस टॉस। अब ये देखें, अब ये थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो जाएगी इसकी ग्रेवी। जब तक हमारी सॉस बहुत ही मज़ेदार सी बन रही है, जब तक मेरी ये प्याली गंदी हो गई है और मेरे बर्तन अगर गंदे होना तो मुझे बहुत उलझन होती है। और नया विम बार लाया है हमारे लिए लीमू एंड नमक दोनों की पावर के साथ साथ। मैं इसको अच्छा सा वॉश कर लेती हूँ अपने विम बार से, क्योंकि ये हमारे बर्तनों को बनाता है बहुत ही खुशबूदार और फ्रेश। और ये है पुराने विम बार के मुकाबले में ज़्यादा चिकनाई दूर करने का पावर इसमें। मैं आ जाती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। इसको मैं चेक कर लेती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बहुत ही नाइस एंड थिक सी कंसिस्टेंसी हो गई है हमारी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ही ऐड कीजिएगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो आप उस हिसाब से, अगर आपको इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खानी तो उस हिसाब से। क्योंकि मुझे जो है, क्योंकि ये मंचूरियन जो है हॉट एंड सार दोनों तरफ, मतलब नॉट सो स्पाइसी नॉट सो स्वीट, तो ये आपको दोनों फ्लेवर्स इसमें ऐड करने होते हैं। अब ये देखें, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसी सॉस को इसमें ऐड कर दूँगी, बट इससे पहले मैं ऐड करूँगी इसमें वेजिटेबल्स। I am adding onions, green chilies, capsicum and spring onion। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन एंड वेजिटेबल मंचूरियन मेरी बहुत ही जल्दी थोड़े से टाइम में रेडी हो जाती है, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। I'll just give it a very nice mix। अच्छा सा मिक्स देंगे, क्योंकि हमें अपनी वेजिटेबल्स को क्रंची ही रखना है, नॉट सो बहुत ज़्यादा नरम नरम सॉफ्ट सोगी सी हमें वेजिटेबल्स नहीं चाहिए। तो ये हमारी वेजिटेबल के साथ मंचूरियन सॉस रेडी हो गई है। आई जस्ट मिक्स इट विथ माई चिकन। अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी मेरी चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसको ओनली फॉर 2-3 मिनट्स के लिए सिमर करूँगी और बस इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको गार्लिक राइस के साथ सर्व करोगे, एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करोगे, या मैं तो इसको एज इट इज़ भी खा लेती हूँ, क्योंकि डाइट कॉन्शियस अगर आप हैं, आपको कार्ब्स नहीं लेने, तो यू कैन हैव इट एज इट इज़, क्योंकि इट्स फुल ऑफ प्रोटीन्स। इसको अच्छा सा मैं मिक्स दे दूँगी। I'll just cover it for only 3 to 4 minutes। मैं बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज मोहितो आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें मुझे चाहिए होगा, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स ले आती हूँ। ऑरेंज जूस, फ्रेशली स्क्वीज्ड आप ऑरेंज जूस ले लें, और शुगर, मिंट, लेमन जूस एंड लाइम फॉर असेंबलिंग। बहुत ही मज़ेदार सा मोहितो मैं बनाऊंगी। मोहितोज़ वैसे भी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही इजी, झटपट और बहुत ही रिफ़्रेशिंग से बनते हैं। इसको हम बना लेंगे अपने वेस्ट पॉइंट के ब्लेंडर में। इसमें मैं डाल दूंगी ऑरेंज जूस, फ्रेशली स्क्वीज जो मैंने निकाल के रखा हुआ है। इसमें मैं डाल दूंगी मिंट, क्योंकि इसमें मिंट और ऑरेंज का फ्लेवर ही आएगा, और इसमें लेमन जूस। इसमें मैं डालूंगी शुगर, डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर आप शुगर स्किप करना चाहते हैं तो आप शुगर ना डालें, बट मैं थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड करती हूँ। और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर दूँगी। इसको मैंने अपने मिंट, ऑरेंज जूस, लेमन जूस सबको मैंने अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है। अब आई विल बी नीडिंग ग्लासेस। इसको हम ग्लास में प्रेजेंट करेंगे। मोहितोज आर सपोज टू बी विथ फुल ऑफ आइस, तो ये जो है इसमें बहुत सारी आइस में डालूंगी, क्योंकि मोहितोज में आप कोई भी फ्लेवर का बना के
इसमें बहुत सारे आइस लाइक स्लश जिस तरह से बनते हैं उस तरह का बनता है ये। इसको आप थोड़ा सा इसमें सिरप डाल दोगे जो आपने अभी फ्लेवर रेडी किया है। इसमें मैं डालूँगी बहुत सारी आइस, क्योंकि मोहिटोज़ आइस के साथ ही बनते हैं, फुल ऑफ आइस। किसी भी फ्लेवर के आप बना लो, स्ट्रॉबेरी मोहिटो बना लो, ऑरेंज मोहिटो बना लो, बट आइस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इसका। इसमें आप अच्छी बहुत सारी आइस डाल दोगे। जो लेमन वेजेस मैंने काट के रखे हैं वो मैं इसमें एक एक डाल दूँगी, और मैं इसमें डालूँगी 7 अप। मेन इंग्रेडिएंट फॉर माई मोहिटो इज़ 7 अप। इसको मैं आई विल टॉप इट अप विद 7 अप। बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज मोहिटो रेडी है। इसको यहाँ ले आती हूँ, इसको क्लियर अप कर देती हूँ ताकि मैं अपनी दूसरी डिश भी डिश आउट करके आपको दिखा दूँ। और इसके साथ मैंने बनाई है चिकन मंचूरियन, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन। हम इसको भी डिश आउट कर देते हैं। इतनी ही थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी, ना तो बहुत ज़्यादा थिन होगी ना तो बहुत ज़्यादा थिक। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन रेस्टोरेंट स्टाइल, उसके साथ ऑरेंज मोहिटो हमारा रेडी है। डू ट्राई इट, डू गिव मी योर फीडबैक। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। खैर रमज़ान में खुशामदीद। आज उफैरा फैज़ हमें ले जा रही हैं सुंदस फाउंडेशन, जहां थैलेसीमिया के बच्चों से वो मुलाकात कर रहे हैं। वो मुलाकात आपको भी दिखाते हैं। नाज़रीन, सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर इन नन्ही जानों को नई ज़िंदगी दी जाती है। तो आइए चलते हैं और आपको इस इदारे का विज़िट करवाते हैं। इस वक्त हम सुंदस फाउंडेशन की लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सायरा मौजूद हैं। तो चलते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। इस लेबॉर्ट्री में किस किस तरह के टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं? ये बेसिकली हमारा ब्लड बैंक है सुंदस फाउंडेशन का, जहाँ पे जब हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या कोई भी वॉक इन डोनर आता है वो ब्लड डोनेट करता है, तो सबसे पहले तो उस ब्लड को टेस्ट किया जाता है ऐसी बीमारियों के लिए, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, जो कि खून के ज़रिए मुंतकिल हो सकती हैं। हमारे पास यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स मौजूद हैं जिस पर हम ये टेस्टिंग करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चों को बिल्कुल सेहतमंद खून लगे। अच्छा, मैं आपको वहाँ ट्रांसफ्यूजन एरिया में लेके चलती हूँ जहाँ पर हमारे पेशेंट्स को ब्लड लग रहे हैं। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया दोनों पेशेंट्स हैं। आ जाए। मुझे ये बताएं, ये जो पेशेंट होते हैं जो थैलेसीमिया से भी इफ़ेक्टेड होते हैं और हीमोफीलिया के भी होते हैं, तो उनमें किस तरह की ज़्यादा मुश्किलात उनको देखने को मिलती हैं? थैलेसीमिया के पेशेंट्स को चूँकि इनको मंथली ब्लड रिक्वायर्ड होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें मंथ में 2 से 3 दफ़ा भी ब्लड चाहिए होता है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी तिली बहुत बढ़ चुकी होती है या कोई ऐसी एंटीबॉडीज़ बन गई होती हैं,
ठीक है, तो उनका ब्लड ज़्यादा टूट रहा होता है, तो उनको ब्लड की अवेलेबिलिटी होना, स्पेशली अभी रमज़ान के महीने में चूँकि कैंप्स वगैरह कम हो रहे होते हैं और लोग ब्लड डोनेट करने से भी ज़रा सा घबराते हैं। बाकी जो हीमोफीलिया का मरीज़ है वो तो एक जब उसको ब्लीड होगी, जब मसला होगा वो तब लगवाने आएगा। ऐसा नहीं है कि उसने जी मंथ में आना ही आना है। अच्छा, हम अमूमन देखते हैं कि मुख्तलिफ जो बीमारियाँ होती हैं उसके स्टेजेस होते हैं, क्या इन 2 बीमारियों के भी स्टेजेस होते हैं? नहीं, दोनों ये जेनेटिक बीमारियाँ हैं, ठीक है, इनहेरिटेड बीमारियाँ हैं। हीमोफीलिया का एक फैक्टर लेवल होता है, एक उसकी सिवेरिटीज़ हैं। थैलेसीमिया का मरीज़ है, अगर तो वो वेल मैनेज्ड है, इनको चूँकि इन बच्चों को हर महीने ब्लड लगने से इनके अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है, आयरन की ज़्यादती हो जाती है। तो सुंदस फाउंडेशन ब्लड की फराहमी के साथ साथ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अद्वियात भी देता है जिनसे इनकी बॉडी में आयरन कम हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, इस वक्त हम सुंदर फाउंडेशन के डेंटल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस फाउंडेशन में इस डिपार्टमेंट को बनाने का ख्याल जो है वो कैसे आया? बेसिकली हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं, तो हमारे पास जब ये डिपार्टमेंट नहीं था तो हम डेंटल के जो इश्यूज़ थे उसके लिए एड्रेस करने के लिए हम बाहर भेजते थे पेशेंट्स को। तो बाहर उनके पास रिजर्व के अंदर बैग्स नहीं होते थे, कुछ क्लिनिक्स इनको लेते नहीं थे, और अगर लेते भी थे तो ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव था, तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मुन्नू भाई का ये असल में ख्वाब था कि वो चाहते थे कि अंडर वन रूफ सारे ट्रीटमेंट्स हों, और ये सारा प्रोसीजर जितना भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। अहमद, मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से आप जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा रहे हो? मैं बचपन से ही ब्लड लगवा रहा हूँ सुंदर फाउंडेशन से। तो जितने भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं वो आपको देखते भी होंगे, आप उनके लिए एक मोटिवेशन भी हो, तो क्या समझाते हो बच्चों को जो डिमोटिवेट हो जाते हैं? बिल्कुल 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 समझाता हूँ, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं मैं उनके पेरेंट्स को समझाता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हौसले की ज़रूरत है। तो यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं कि इसीलिए कि ये बीमार रहते हैं, इनको यूँ कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप उनको एटलीस्ट स्कूल भेजें, ठीक है, ताकि वो पढ़ें, ताकि वो समाज के साथ आगे ज़माने के साथ कंधे से कंधा मिला के तो चलें। आप जब से सुंदस फाउंडेशन का हिस्सा बने हो तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा है? नहीं, कोई ऐसा सच है हर्डल जो एक होता है, बंदा सोचता है कि जितनी बड़ी बीमारी है और इसका हर्डल्स क्या हो सकते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अगर इतनी बड़ी बीमारी दी तो साथ हमें सुंदर फाउंडेशन भी दी है, नो डाउट, कि जो हमारी हर चीज़ को लुक आफ्टर कर रहा है, नॉट इवन आवर मेडिसिन, इवन ब्लड, हर चीज़ को। और ये मैं अगर मेंशन करूँ तो शायद माइंड ना कर जाए कोई, काफ़ी ऐसे घरेलू मसले भी हैं जो यहाँ पे सॉल्ट आउट किए जाते हैं। ज़बरदस्त। यानी ये कह सकते हैं कि सुंदस फाउंडेशन जो है वो सिर्फ एक इदारा नहीं है बल्कि इन तमाम फैमिलीज़ का दूसरा घर है। बिल्कुल। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं यहाँ के दूसरे डिपार्टमेंट में। व्यूअर्स, इस वक्त हम फिजियो डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अली जो इस वक्त बच्चों को एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, ये जो पेशेंट्स हैं इनकी डेली लाइफ के अंदर एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक हर पेशेंट के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन सम केसेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होती है। तो किस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? हमारा यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी का बेसिक पर्पज़ है वो था हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के बच्चों के रिहेबिलिटेशन करना। ठीक है। तो मेरे पास जो मोस्टली बच्चे आते हैं वो हीमोफीलिया के आते हैं। अब इनमें जो बच्चे हैं हीमोफीलिया के, इनके अंदर ना जॉइंट ब्लीडिंग के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इनके बॉडी प्रॉपरली आम लोगों की तरह ब्लड क्लॉट नहीं कर पाती। तो मोस्टली कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो इजीली इनके जॉइंट ब्लीड कर जाते हैं। ठीक है। तो फिर अगर आपके पास कोई बच्चा आ गया है एक्यूट केस के अंदर जॉइंट ब्लीड के साथ, तो डेफिनेटली वो एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं है एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ खालिद अब्बास डार साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन के। सर, ये हम सब जानते हैं कि ये इदारा पिछले कई अरसे से बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है इस माशरे के लिए। बतौर डायरेक्टर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और इस इदारे की क़याम का बुनियादी मकसद क्या था? हमारे एक थैलेसीमिक बच्ची थी जिसका नाम सुंदस था, तो वो
आती थी ब्लड के लिए, तो ये गुजरांवाला से शुरू हुआ। तो मुन्नू भाई ने जब देखा कि वो सुंदस जो है वो ठीक नहीं हो सकी, वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर इसके नाम से फिर ये सुंदस फाउंडेशन बना ली। अल्लाह का ये करम है कि 27 बरस से ये सुंदस काम कर रही है। मेरा और मुन्नू भाई का साथ कोई 52-53 बरस रहा, हम इकट्ठे रहे। जब ये बच्चे देखे तो फिर ये अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई कि गुजरांवाले से लाहौर आ गए, फिर हम लोगों ने इधर आना शुरू कर दिया। और आज अल्लाह का करम है कि हमारे पास 12 सेंटर हैं, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है और 10 पंजाब में है। खालिद साहब, सुंदस फाउंडेशन जो है ये ब्लड डोनेशन किस तरह से करता है और खून के अतियात इस इदारे को किस तरह से मिलते हैं? तो 10,000 बच्चा मेरे पास रजिस्टर्ड है, तो अल्लाह का फजल है। ज़्यादा मैं इनके लिए ये करता हूँ कि जो ब्लड बैंक्स होते हैं मैं वो सुपरवाइज़ करता हूँ। ठीक है। कि ब्लड बैंक के लिए मुझे यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, शॉपिंग मॉल में जाना पड़ता है, फिर ये स्कूल्स कॉलेजेस जहाँ जहाँ से मुझे ब्लड मिले। ये है कि हमें ज़रा रमज़ान में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि लोगों को अभी ऐसी अवेयरनेस नहीं है कि ब्लड देना अच्छी बात है या नहीं, मगर है तो बहुत अच्छी बात। इस्लामाबाद पुलिस से है MOU, पिंडी पुलिस से है, मोटरवे पुलिस से है, हाईवे पुलिस से है, रेलवे पुलिस से है, पंजाब पुलिस से है, लाहौर पुलिस से है। तो मेरे बहुत सारे MOUs हैं जो मुझे ब्लड देते हैं। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ है MOU, हम लोगों का साइन है सुंदस का, तो अल्लाह का फजल है हमें मिल जाता है ब्लड। सर मुझे बताएं कि जो लोग इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं और रमज़ान का बाबरकत महीना भी है, तो अगर वो इस कार खैर में आपका साथ देना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ाकार होगा उसका? तो मैं तो अक्सर जितने डोनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे ज़कात चाहिए, सदका चाहिए, खैरात चाहिए, क्योंकि ज़कात जो है वो आपकी आमदन का मैल कुचैल है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आप पाक साफ आमदन कर लो ना अपनी। मैला कपड़ा जो हो तो वो कोई ना पहन सकता है और ना किसी काम का होता है, तो उसको धोना पड़ता है। तो ये अल्लाह का फजल है, मुझे ये डोनर जो हैं वो दे देते हैं मेरे इदारे को, और मेरे बच्चे जो हैं अल्लाह का फजल है बड़े कंफर्टेबल हैं। तो फ्यूचर को लेके क्या आपकी सोच है, इसको मज़ीद एक्सपैंड करने का क्या इरादा है? यही है जो बायस इख्तियार जो है ना, वो मेरी सोच पता नहीं क्यों नहीं एक्सेप्ट करता। मैं ये चाहता हूँ कि शादी से पहले जो लोग शादी करने लगे हैं, लड़का और लड़की, उन दोनों का टेस्ट होना चाहिए कि ये थैलेसीमिया के कैरियर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अगर दोनों कैरियर होंगे तो ये बीमारी जो है ये बच्चों में भी आ जाएगी, और अगर एक कैरियर होगा तो फिर उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब हुकूमत या कोई ऐसा बाइख्तियार शख्स जो ये सोचता हो कि ये काम बहुत अच्छा है, तो ये अगर हो जाए कि भाई आपने अगर थैलेसीमिया का टेस्ट कराया हुआ है तो फिर आप शादी कर सकते हैं, तो फिर तो ये बीमारी ख़त्म हुई। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में थैलेसीमिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप ये जो बेहतरीन सा काम कर रहे हैं इसमें आप इसी तरह कामयाब रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाजरीन, सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे हमारे माशरे में किसी नेमत से कम नहीं है। अगर आप इस कार खैर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने ज़कात और अतियात इस इदारे को दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। इससे पहले आप सेगमेंट देख रहे थे उफैरा फैज़ का, और अब अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। प्रोफेसर फ़ात, हम बात कर रहे थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो इक्वालिटी है, मसावात, दुनिया भर में इसके बड़े चैम्पियंस पाए जाते हैं। दुनिया भर में बात होती है बराबरी, मसावात, काला गोरा बराबर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर फैक्ट्स ये हैं कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका में 1950-60 तक की दिहाई में जो स्याह फाम थे उनकी बसेज अलहदा थी, उनकी यूनिवर्सिटीज़ अलहदा थी, उनके कॉलेजेस अलहदा थे। मार्टिन लूथर, मैल्कम एक्स, इनको कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। और जो उनका पहला स्याह फाम प्रेसिडेंट है वो 2008 में बना है, बराक हुसैन ओबामा। इट टुक देम 2000 ईयर्स यहाँ तक पहुँचने में, यूरोपियन सिविलाइजेशन को। 1400 साल पहले सरकार का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया भी इसको गुलाम समझती है। सरकार दो आलम क्या फरमा रहे हैं उस दिन? कह रहे हैं बिलाल काबतुल्लाह की छत पर चढ़ जाओ और अजान दे। सारे सरदार, सारे करशी वो नीचे हैं,
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम काबे की छत पर अल्लाह के रसूल ने फाइज फरमा दिया है। और कुर्बान जाए बिलाल हबशी क्या फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी इस काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था, आज तो कदमों तले आ गया, अब क्या करूं। बताया गया कि चेहरा मुस्तफ़ा को किबला बना लो। सुभान अल्लाह। जो अजान हजरत बिलाल ने मक्का में इरशाद फरमाई है, वो चेहरा मुस्तफ़ा को देख रहे हैं और अजान दे रहे हैं। और इकबाल की रूह कहीं पर वहीं पर थी, और क्या फरमा रहे इकबाल, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। आशिकों की तो नमाज आका के बगैर है ही नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मसावात का भी एक पैगाम है जो आका ने दिया है, माफ़ी का पैगाम है जो आका ने दिया है। मेरा दिल करता है हम एक उम्मत हैं, हम अपने फ़िरकों से 1.5 ईंटों की मस्जिदों से बाहर क्यों नहीं निकलते। फतह मक्का का ये पैगाम अमली तौर पर कब, कौन, कैसे, कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, ये वो सवाल है जो कलेक्टिवली हमने पूछना है। और हम तो अदना से तालिब इल्म है, मैं दस्त बस्ता हाथ जोड़कर उलमाए कराम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें फतह मक्का की स्पिरिट को रिवाइव करने की ज़रूरत है। अपने माइनर डिफरेंसेस को छोड़ दें, कंसेंसस की तरफ आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं। फतह मक्का रोशनी का मीनार है हमारे लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। लगाई साहब, हम आपकी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया और हमारी इस ट्रांसमिशन में आप आए, इसको 4 चांद लगाए, और आपने जिस तरीके से अपने आप काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, उस पर भी आपने रोशनी डाली, हमसे बात की। आज के दिन का कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? ये पैगाम दिया था, अब वो तो 60 साल से जो भी इंटरव्यू दे रहा हूँ उसमें पैगाम ही दिए जा रहा हूँ। और पता नहीं हमारी कौम, हमारा मुल्क, हमारे लोग, इनको क्या हो गया, वो सुनते हैं। अभी प्रोफेसर साहब, हाँ जी भाई, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और ये करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हम कब अमल करेंगे? हमें अमल में आना चाहिए। हम कलमा पढ़ते हैं, हम अदा नहीं करते, एक सिर्फ ला पर ही चल पड़े ना, ला इलाहा, अपनी नफ़ी नहीं हो पाती। आप देखते नहीं हैं न्यूज़ प्रोग्राम होते हैं आजकल, क्या होता है, जानवरों की तरह लड़ रहे होते हैं, उनमें कोई नफ़ी होती है? तो अल्लाह है भाई, तुम तो कुछ भी नहीं हो। हर एक बंदे के मुंह से तकब्बुर की बू आ रही होती है। कहाँ भटक गई है हमारी कौम? हम लोग क्या हैं? ये प्रोग्राम जो होते हैं, इसको सिर्फ ज़रिया न बनाएं चैनलों का। ये चैनल हम इसलिए खोलते हैं और ये प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि हम अपने भाई बहनों को बता सकें कि भाई आ जाओ इस तरफ, फलाह पर आ जाओ, को अपना सोचो। अब हमारे लीडर्स जो देखो तो लड़ रहे होते हैं। इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क है ना, कि इंसान जो है वो दूसरों के लिए सोचता है, जानवर अपने लिए सोचता है। हम सब जानवर बनते जा रहे हैं, अपनी अपनी लगी हुई है। खुदारा अपने मुल्क का सोचें, अपने लोगों का सोचें, कुछ कर गुजरो। ये दुनिया में जो कुछ भी आप बना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपका यहीं रह जाना है। सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे। कपड़े तक नहीं रहेंगे आपके, नाम तक आपका नहीं रहेगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जो ले जाएंगे आपके अमल ही हैं जो ले जाएंगे। खुदा के वास्ते आप अपने अमलों की तरफ तवज्जो दें, आखिरत की तरफ तवज्जो दें। ये दुनिया बिल्कुल गुजर जाने वाली है। रोज़ दफनाते हो खुदा के लिए, यकीन कर लो आपने भी चले जाना है। कुछ छोड़ जाओ अपने लिए जो आखिरत में काम है। अपनायत का सबक अभी लगारी साहब ने दिया है, प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल हम नहीं मानते हैं कि कोई भी अपनाए आप। देखिए, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम ने तो वो फतह दिखाई कि दुनिया हैरान रह गई। हुजूर फरमाते थे, इससे पहले तो एक सबक था मेरे आका का, कि पहलवान वो नहीं है जो मैदान में पिछाड़ दे, पहलवान वो है गुस्से में किसी पर काबू पा ले। ये नहीं, वो जो इंसान किसी पर काबू पा ले उसके बाद फिर उसको माफ़ करे, जो अपने गुस्से पर काबू पा ले, वो पहलवान है।
इंसान को कोई उसके काबू में आ जाए फिर छोड़ देना बड़ी बात है। मेरे आका ने सिर्फ 4 लोगों का नाम लेकर कहा, सारों को माफ है, इन 4 को जहां कहीं पाओ इन्हें कत्ल कर दो। उन्होंने बहुत तंग किया था मेरे मुस्तफ़ा को। आका अलैहिस्सलाम उनसे इंतहाई तंग थे, वो रियासत के दुश्मन थे, वो कत्ल होने चाहिए थे। उनमें से भी 2 बच गए। आका अलैहिस्सलाम के दरियाए रहमत से उन्होंने भी हिस्सा ले लिया और हुजूर सर्वद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं माफ कर रहे हैं। आज हमें मुल्की सतह पर, हर सतह पर, हमें बैनुल अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है। गरीबों, मिस्कीनों, मुहताजों पर बम फेंके जा रहे हैं, गरीबों को, मुहताजों को तंग कर रहे हैं। आप ताकतवर हैं, अल्लाह के बंदो, क्या तुमने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा? माफ कर दो बस। माफी के बगैर न ये मुल्क चलेगा ना दुनिया चलेगी। दुनिया को समझना पड़ेगा, हमें अपनी दुश्मनियों को भी माफ करना पड़ेगा, हमें गले लगाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग रियासत के साथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़ाकार दिखा दिया ना रियासत के सरबराह के तौर पर। अब हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नियाबत में मुमलकतों के हुक्मरान हैं, तो हमें आका के तरीके पर चलना होगा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ही फॉलो करना होगा। आका अलैहिस्सलाम ने एक और मुबारक तरीकाकार किया जो आज के दौर में फिर हमें लागू करना होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मक्का आए तो अब आका अलैहिस्सलाम ने मक्का से मदीना की हिजरत बंद कर दी। फरमाया ला हिजरत बादल यौम, आज के बाद हिजरत नहीं होगी। हजरत अब्बास को खातमुल मुहाजिरीन करार दे दिया। फरमाया चचा अब्बास, आपकी हिजरत के बाद कोई हिजरत, कहीं ऐसा ना हो कि मक्का से लोग दौड़े दौड़े मदीने आने लग जाए। एक्सोडस फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। आका अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को एक अंदाज दिखा दिया, ऐसे शहर बसाए जाते हैं, ऐसे मुल्क आबाद किए जाते हैं, ऐसे दुनिया को दिखाया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई ये काम नहीं कर सकता। हम तो आबाद मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। और नबी रहमत की उम्मती होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हमारे हाल पे बिल्कुल इसी तरह से जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबान और औरंगज़ेब लगारी साहब खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद थे। मैं आप तमाम मेहमानों की मशकूर हूँ। और जी कुछ ही देर में लाहौर में इफ्तार होने वाला है। दुआ के लिए जब हाथ उठाएं तो हमें भी दुआ में याद रखिएगा, ख़ास तौर पर पूरी उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं जो है वो ज़रूर कीजिएगा। हम ब्रेक पर जाएंगे, जाते जाते मोहम्मद अली सुल्तानी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि नाते रसूल मकबूल पेश करें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। काल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, काल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। तो आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ले करीमों की लाजे पा
वाले घराना है नस्ले करीमों की लजे खैर रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। लाहौर में अफ्तारी हो चुकी है, कराची में कुछ ही देर में होगी, लेकिन उससे पहले जाते जाते हमने सोचा कि क्रिकेट की बात क्यों ना कर लें, क्योंकि आज आखिरकार हमने कसम तोड़ ही दी है। बिल्कुल बनता भी है, क्योंकि इससे पहले 2 मैचेस हुए हमारे न्यूजीलैंड के साथ, उसका हाल हमने आपसे शेयर किया ही, लेकिन अब ज़रूरी था जब पाकिस्तानी टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो उसको भी शेयर किया जाए। तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज तीसरा T20 मैच था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ऑकलैंड में खेले गए मैच में मेहमान टीम पाकिस्तान ने टॉस जीता और मेजबान को पहले बैटिंग की दावत दी, और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स की जो लाख कोशिशों के बावजूद भी जो कीवी टीम थी वो 204 रन बनाने में कामयाब हो गई थी। 19.5 ओवर्स में पूरी टीम आउट हो गई और पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद, अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम में अब्बास आफरीदी और अबरार अहमद को शामिल किया गया, जबकि मोहम्मद अली और जहादाद खान टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। पाकिस्तान की जानिब से ओपनर हसन नवाज, उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई। 45 गेंदों पर करियर की पहली सेंचुरी जड़ दी और 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे और क्रीज पर ही मौजूद थे वो। कप्तान सलमान अली आगा ने भी बर्क रफ्तार 31 गेंदों पर 51 रन बनाए थे और मोहम्मद हारिस ने भी 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। और इसी पर बात करते हैं। जी हाँ, इस पर हमने बात करनी है और क्यों ना की जाए, आखिरकार को फाइनली हम एक मैच जीत गए हैं, उस पर सेलिब्रेशन तो बनती है। इरफान ज़हीर साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इरफान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। कैसे जा रहा है रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान इज़ गोइंग गुड। आपको लगता है कि ये बड़ा अच्छे वेदर में आया है काफ़ी सालों के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बड़ा प्लेजेंट है सब कुछ, तो बड़ा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस फतह के बाद भी प्लेजेंट हो गया आज की फाइनली, जिसको हम बार-बार कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ ये क्रिकेट जो है ना, मेयर एक स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, आपकी पूरी नेशन को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, पूरी नेशन के लिए आप सोर्स ऑफ जॉय है। आप देखें, आपकी कंट्री की कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी टर्बुलेंस होती है, आप सब कुछ भूल जाते हैं। और आज जैसे आपके सेट पे सारे खिले हैं, बाकी भी देखें लोग, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हेल्थ अफेयर में लोग बैठे हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए। और जिसको जो हम बहुत कैजुअल लेते हैं ना, मैं तो डरता हूँ उस वक्त से, जिस तरह हमने हॉकी के साथ जो किया, हमारी नेशनल गेम थी, विक्ट्रीज का जब कनेक्शन टूटता है तो वो आपका एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है आपकी लोगों का उस स्पोर्ट के साथ। और जिस तरह आप देखें, जनरली आप लोग भी मीडिया से हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, हर बंदा कह रहा था हमने क्रिकेट नहीं देखनी, आज के बाद हमने इसको देखना ही हम खुद भी कह रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। और देखिए ना, अब एक विक्ट्री आई है, सिर्फ एक विक्ट्री, तो लोगों का मूड ही चेंज हो गया। मैं जब से ही 2-3 घंटे में जितने लोगों से बात हुई है, व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए, तो ये आपको बताता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है क्रिकेट। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, मस्ट रिक्वायर्ड थी। 3-4 साल से हम जो बात कर रहे थे कि एक सर्टन जो ग्रुप था, उन्होंने लड़कों को आने नहीं दिया, जो यंगस्टर की बात करते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। आप लोगों के साथ भी मैंने काफ़ी शोज़ पे बात की थी कि ये जो कहा जाता है ना, पाकिस्तान में सो कॉल्ड कि टैलेंट नहीं है, यही लड़के हैं, इन्हीं के साथ आप मूव करें, ये उसका रिप्लाई था। ये उस लिहाज से बहुत ज़रूरी थी। और एक जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, देखा जी बाबर रिजवान को आपने निकाल दिया, फलाने को निकाल दिया, ये देखें वापस लेके आए, ये आपकी औकात है। तो इस बच्चे ने खासतौर पे हसन नवाज ने, हारिस ने भी ये प्ले करके, यही मैं आपसे पूछने लगा था कि अब ये बताएं कि पूरी टीम को देखने के लिए आएंगे कि हसन नवाज को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके पास और लड़के भी हैं। मैन ऑफ द मैच तो जो है वो हसन नवाज ही रहेगा। पिछले 2 मैचेस में 0 पर आउट होने के बाद ये वाली कारकर्दगी। अच्छा, मेरे से ना काफी डिफरेंट शोज में मुझसे क्वेश्चन किया गया हसन नवाज के ऊपर, 2 फेलियर हैं, तो मैं उनको रिमाइंड करवाता रहा। सईद अनवर के 2-3 फेलियर हुए थे, फिर मैं अभी अब्दुल्ला शफीक का रिमाइंड करवा रहा था। 2021 में उन्होंने जब डेब्यू किया न्यूजीलैंड में किया, तो दोनों मैचेस के अंदर उनकी डक थी। तो उनका ये कोई ये मैटर नहीं करता कि आपके 1-2 फेलियर हुए हैं, यंगस्टर को आपने कॉन्फिडेंस देना है, उन पे ट्रस्ट करना है, उनको बैक करना है। उसने बार बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पोस्ट मैच में एक ही जिक्र किया कि कप्तान और वाइस कप्तान ने मुझे बहुत बैक किया। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि तुम्हारे 5 फेलियर भी हो जाए, कोच ने भी यही कहा कि तुम्हारे 5 फेलियर भी हो जाते हैं, हम तुम्हें बैक करेंगे। ये जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं, किसी बच्चे को खड़ा करते हैं, देखिए जब आपके सीनियर प्लेयर 5 साल राज कर सकते हैं टीम पे, डिस्पाइट ऑफ इट आप कोई इवेंट नहीं जीते, तो क्या एक बच्चे का 5-10 मैचेस का भी चांस नहीं है, उसका हक नहीं है?
इसी तरह मैं बात कर रहा था टीम के स्क्वाड जो भी आपका आ जाता है, फिर आपने प्लेइंग 11 को डिटरमिन करना होता है कौन सी खेलेगी। मैं हमेशा कह रहा था कि अब्बास अफरीदी आपकी टीम से ड्रॉप नहीं होता। आपने शहनशाह अफरीदी आपका प्राइम बॉलर प्रीमियम बॉलर है, लेकिन अभी वो बहुत रन कंसीड कर रहे हैं। आप यंगस्टर को जब लेके आते हैं तो उसको इंडक्ट करना चाहिए। आज जैसे ही वो आया अब्बास अफरीदी, आपकी पूरी बॉलिंग की शेप चेंज होगी। इसी तरह आप सुफियान मुकीम को ऐड कर सकते हैं। आप बच्चों को देखें, डिफीट को आप साइड पे कर दें, विक्ट्रीज ये बच्चे 2 मैच हारे, आज आपको वो विक्ट्री दिलवा दी जो पहले पास्ट में कभी नहीं हुआ। जब आप इनको कंसेक्टिव चांसेस देंगे तो आपको यही लड़के कल के स्टार्स हैं। आपने एक माइंडसेट बताना है कि हमने विक्ट्रीज के लिए खेलना है। लेकिन ज़हीर, आप क्या सोचते हैं, एक कलेक्टिव माइंडसेट हमारा टीम के बारे में बन चुका है और वो कारकर्दगी की वजह से ही है। अभी जो कारकर्दगी दिखाई गई है, क्या आपको लगता है टीम की कारकर्दगी अच्छी थी या किसी एक की कारकर्दगी ऐसे हो गई जिसने मैच जितवा दिया? नहीं, पूरी टीम की थी। इसमें देखें, आप पहला मैच देखें जो क्राइस्टचर्च में खेला गया, जो डर्बन में खेला गया और ये ऑकलैंड में खेला गया। ऑकलैंड की ग्राउंड जो है वो दुनिया के सबसे शॉर्ट ग्राउंड कहा जाता है। हाथ पे स्क्वायर की जो इसकी बाउंड्रीज हैं, उसकी जो डायमेंशंस है वो बहुत शॉर्ट है। बेसिकली मल्टी स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है, रग्बी के लिए यूज़ होता है। उसी को वो ड्रॉपिंग पिच है। एक तो सीम और स्विंग इसमें कम हुआ क्योंकि ड्रॉपिंग पिच है। जो वैसे प्रिपेयर की जाती है पिच, उस पर नॉर्मली ज़्यादा बाउंस होता है। वो दिखा भी रहे थे, ऑलमोस्ट 2 इंच का डिफरेंस था बाउंस के अंदर भी। तो हमारे लड़के सीम स्विंग जहाँ कम होगा उधर अच्छा खेलेंगे। फिर डायमेंशंस कम थी। जो पावर हिटिंग की बात की जाती है, छक्कों की बात की जाती है, जब बाउंड्री कर्टेल होंगी तो हमारे प्लेयर के पास ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं। दुनिया खासतौर पे न्यूजीलैंड की बात करें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनके प्लेयर जो है वो बड़े छक्के लगाते हैं। वो 70, 80, 90 मीटर का छक्का लगाना मसला नहीं है। हमारे जब इतनी बड़ी डायमेंशंस की बाउंड्री होती है, बाउंड्री पे कैच आउट हो जाते हैं। तो छोटी बाउंड्री होने से भी एक हमें थोड़ा एडवांटेज था। जो आपकी बात थी, देखें ये 200 पे रोकना, ये अच्छा रोकना था। ये जो पिच थी ये 250 प्लस से ऊपर थी। हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी भी बड़ी जबरदस्त रही। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़ी अच्छी थी। 200 पे आउट करना, इवन हमने ऑल आउट किया। अभी 19.5 ओवर में हमने तमाम आउट कर दिए। जो प्रीवियस हम पास में देख रहे हैं, हमारे से ना टेस्ट में 10 आउट हो रहे हैं, ना ओडीआई में आउट हो रहे हैं, तो ये अच्छा साइन था। तो अगर हमारी बारी पहले आ जाती, बैटिंग हम खुद पहले कर लेते तो ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आपका कि टॉस का बड़ा इसमें वाइटल रोल था। न्यूजीलैंड जो पहले 2 मैचेस जीता, उसमें क्या था, वो चेज कर रहे थे। आज के मैच में जब आपके सामने टोटल होता है, बाउंड्रीज छोटी होती हैं, तो आपके पास कन्वीनियंट हो जाता है। और शुरू में न्यूजीलैंड के अंदर होता है कि विकेट के अंदर थोड़ा मॉइस्चर भी होता है और आपकी बॉल ज्यादा सीम स्विंग भी करती है। तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे लड़कों को, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की सब लड़कों ने, और उनको कर्टेल करना 205-4 तक, ये बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ऐसा कैप्टन आपको कैसे लगे? देखिए, मैं आपको ये इंसर्ट बता देता हूँ। ये सलमान अली आगा के लिए मेक एंड ब्रेक की सीरीज थी। ये बहुत डिबेट की गई, सलमान अली आगा की टीम में जगह नहीं बनती। असल में इन्होंने शादाब को कैप्टन बनाना था। शादाब को जब ये सोशल मीडिया पे इन्होंने जब न्यूज़ ब्रेक की तो बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, बड़ी स्वेयर क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ। ये क्रिटिसिज्म से डरते हुए इन्होंने कहा कि अच्छा, सलमान अली आगा को पहले ही हमने अनाउंस किया हुआ है वाइस कैप्टन, तो उसी को बना के देखते हैं, और अगर ये हारेगा तो हमारे पास एक स्केपबोर्ड बनेगी शादाब को बनाने के लिहाज से। अब देखें ना, यही तो हम बात करते हैं कि हर चीज़ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी कहीं छुपी है। सलमान अली आगा को पता था कि ये मेरे लिए मेक और ब्रेक है। उन्होंने अपने आप को नंबर 3 पे किया, करिश शो की। आप देखते हैं टेस्ट में और ओडीआई में वो 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं। उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट की बात की, खुद ऊपर आए, नंबर 3 पे खेले। उनको ये मालूम है कि अगर मैं किसी तरह ये सीरीज जीत जाता हूँ तो ये जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट का बुरा हाल हो रहा है, जो एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो मेरे लिए मेरा फ्यूचर भी बन सकता है। तो उसने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी जाना। ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, बात श्योरिटी से बता रहा हूँ कि ये सीरीज अगर पाकिस्तान जिस तरह हार रहे थे और अगर हार जाता या आगे हार जाए खुदा ना खास्ता, तो ये शादाब के लिए रास्ता था। शादाब, मैं मानता हूं कि शायद आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे बेस्ट जो खेलता है वो शादाब खेला, लेकिन उनकी अपनी जगह टीम में सीमेंट नहीं हो पा रही। तो अब आगे चल के हसन नवाज की सेंचुरी के बाद कोई खतरे की घंटी है बाबर रिजवान के लिए? बिल्कुल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई, क्योंकि अभी आपने शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आकिब जावेद की, जो मैच के वाले से, टीम के वाले से बात की। उन्होंने जिक्र किसका किया? उन्होंने साइम अयूब का किया और फखर का किया कि इस टीम में जब साइम और फखर आ जाएंगे और एक आधा प्लेयर हमें मिल जाता है तो हमारी टीम लग रहा है कि अच्छा ओपनर मिल गया है फिर पाकिस्तान। बिल्कुल मिल गया है। और मैं आपको बताऊं, ये चैंपियन कप में भी परफॉर्म कर चुके हैं, तीनों फॉर्मेट में ये हसन नवाज कर चुके हैं। और हर बंदे के, देखिए क्रिकेट में ये लाजमी नहीं है, एक हम जो बात करते हैं ना, डोमेस्टिक खेलने वाला बच्चा आना चाहिए, वो 100% फंडामेंटल है। लेकिन अगर आपको कोई टैलेंट नजर आ जाता है तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि उसको 100 मैच खिला के आपने टीम में लाना है। आप उसे 15-20 के बाद भी ले आए, उसको आप अपने पास कैंप में रखें, उसमें एकेडमी में प्रिपेयर करें। अभी मैं जाजेब की बात कर देता हूँ। अभी उसकी सिर्फ लोगों ने 2-3 इनिंग्स देखी है, कराची से खेल रहा है, अभी जो T20 कप हो रहा है हमारा डोमेस्टिक, वो खूबसूरत हिटर है।
अब ये देखिए, ये टैलेंट आपके पास है, अब ये बोर्ड का ओनस है, पाकिस्तान टीम के कैप्टन का ओनस है कि उसको प्रिपेयर कैसे करता है, उनको लेके कैसे चलते हैं। बिल्कुल, तो ये टैलेंट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को जो एक अच्छा चलो फिर आपसे प्रोडिक्शन भी एक ले लेते हैं कि वन नाइट वंडर तो नहीं है कि एक मैच जीते और फिर अगले 2 मैचों की क्या प्रोडिक्शन है? देखिए, प्रोडिक्शन इस तरह करना तो हम देखिए बच्चे हारेंगे भी, ये हम फिर मैं बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है 2-4 मंथ हारे भी, वन ऑफ विक्ट्री दिलवाए। एक चीज इनको बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई गई है कि आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, आपने हार जीत को नहीं जानना, आपने उसके लिए अटैक की तरफ खेलना है। तो जब ये अप्रोच होगी तो आप गिरते गिरते एक दफा फिर आप जब टीम बनेगी विक्ट्रीज मिलना शुरू होंगी। आपने पहले लड़कों को 4 साल दिए हैं, 5 साल दिए हैं, तो इन बच्चों पे 1-2 सीरीज से पहले ऐसा बात करना ही मैं क्राइम समझता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर साहब, आपने खुसूसी तौर पे हमें इसमें ज्वाइन किया और अच्छी बात यह है कि आज हम मैच जीते हैं तो आप स्टूडियो में मौजूद है और इस पर हमने बात की है जी। इसी के साथ जनाब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, कुछ ही देर में कराची में इफ्तार हो जाएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आपसे मुलाकात कल होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।